सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये जो मॉर्निंग शोज हमारे होते हैं ना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। इस मॉर्निंग शो के थ्रू हम अपने बड़े दुख सुख करते हैं। इस मॉर्निंग शो के थ्रू मुझे एज ए एंकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। तो सिर्फ ये आप नहीं होते जो कि चीज़ें सीख रहे होते हैं, आपके साथ यहाँ पे जितने भी मेरे मेहमान आते हैं उनकी ज़िंदगियों के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल तलाश करने की कोशिश सिर्फ आप नहीं, मैं भी आपके साथ कर रही होती हूँ। यहाँ पे जब डॉक्टर्स आते हैं तो उनसे जब हम आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं तो वो जो सवालात में जो सारे करती हूँ ना, वो मैं आपके बिहाफ पे करती हूँ और वो आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं भी जान रही होती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने शो की तैयारी नहीं करके आती, बट ऑफ कोर्स जब मेरे पास यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट आते हैं वो आके आपको, मुझे, हम सबको जो है ना वो एजुकेट करते हैं। हम अपने इन मॉर्निंग शोज़ के थ्रू बड़े डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलके आपको बड़ी खुशी होती है, जिन लोगों की वाइब्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आप सारा दिन अच्छा फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं ना, आपको इतनी टेंशन दे जाते हैं कि सारा दिन आपका परेशान गुजरता है कि आज हमारे साथ कि आपको आप ना परेशान हो जाते हैं कि वो भाई हमारे साथ हो क्या गई है। हम हर चीज़ का एक डिफरेंट एंगल भी देखते हैं। हमारे अपने घर वाले भी, जब हम उनसे अपने इस टेलीविज़न के थ्रू मिलते हैं तो वो भी हमारा एक डिफरेंट एंगल भी देखते हैं। और हम भी अपने शो में हम अपने जो घर वालों से, अपनी फैमिली वालों से भी एक वाकई हमारे एक डिफरेंट एंगल से मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम घर में चीज़ें नहीं कर सकते, बट हाँ ऑफ कोर्स जब आप लोगों के सामने आते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिल भी करता है कि अच्छा यार, लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इकरार कर लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा लगता है कभी कभी। और आप लोग तो हैं फैमिली। अच्छा ज़रा वो मैं तो एक बात करना भूल ही गया आप लोगों से। हो ये कैसे हो सकता है मैं बात ना करी। भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच जिसके हवाले से इतनी दुआएं की जा रही थी, इतनी दुआएं की जा रही थी, और मैं आपको बताऊं आपकी बहन ने ख़ास दुआ की, क्या मेरे परवरदिगार अगर हमारे नसीब में फ़तह है तो ये मैच पूरा होना चाहिए, और अगर ज़रा सा हमकी डावाडोल हो सकता है ना, या अल्लाह पाक अब्र करम बरसात यानी कि बारिश करते हैं, और बारिश हो गई। लेकिन पाकिस्तान क्या ज़बरदस्त आप परफॉर्मेंसेस तो देखें भाई हमारे फील्डर्स, हमारे बॉलर्स की। लेकिन भाई यकीन माने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना ना, उससे पहले मैं तो कहती हूँ मुझे ड्रिप लगा दो, इतनी मुझे टेंशन होती है। स्क्रीन्स लगती है, लोगों का जोश ही बिल्कुल अलग होता है। अपने अपने घरों में हम बिल्कुल जो पाकिस्तान जो है क्रिकेट टीम की किट पहन के ऐसे बैठे होते हैं एज जैसे भी नेक्स्ट हमें कॉल आएगी और हमने पेविलियन से उठ के ना ग्राउंड में चले जाना है। ये हमारी जो है ना क्या सिचुएशन होती है। और वो जो बूम बूम आफरीदी की जो लेगेसी है, जो हम एक तरीके से शाहिन शाह अफरीदी की सूरत में भी देख रहे हैं, उनको भी देख के भाई बड़ी उम्मीद है। नसीम शाह को मैं आपको बता नहीं सकती भाई, टेंशन ही एक डिफरेंट लेवल की होती है। अच्छा टेंशन से याद आया, आज मेरी भी टेंशन बड़ी डिफरेंट लेवल की है। वो इस वजह से कि जब बड़े हम इंपॉर्टेंट शोज़ कर रहे होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे गेस्ट होते हैं, खैर आज के गेस्ट हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो स्पेसिफिकली, तो हमारी टीम को बड़ी टेंशन होती है कि वक्त पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आज मेरी टीम इतनी चिल फिर रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आज सारी की सारी टेंशन ही मुझे थी कि या अल्लाह वक्त पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आज की जो दो शख्सियात हैं, जो सबसे पहले जिन दो शख्सियात को मैं दावत देने जा रही हूँ, ये दोनों शख्सियात मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अपने इन शोज़ में एक शख्सियत जो पहले मैं इनको बुलाने जा रही हूँ, उनसे मेरी मुलाकात मेरी अपने एक शो में हुई थी, लेकिन एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एंगल से। उसके बाद फिर वो टाइम भी आया कि उनका जो तारुफ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, और वो जब मेरे शो पर आए फिर जो हमारी बात थी वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हुई। गैस करें मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक ऐसा शख्स जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी बहुत बड़ा मेरे लिए एक मेरा सपोर्ट सिस्टम है। और मैं जो आप लोगों के सामने सुबह इतना चहचहाती हूँ, छलांगे मार रही होती हूँ, तो इसमें एक बड़ी रीज़न तो ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब हैं, जिनके बगैर मैं कुछ हो ही नहीं। एवरी ब्रेथ दैट आई टेक, मैं हर सांस अपने बाप को ओ करती हूँ कि मेरे बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मेरे बाप के बाद जिस शख्स ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया उसको मैं दावत देने जा रही हूँ। लेकिन आज का शो मेरे उनके बारे में नहीं है, आज का शो है बाप बेटे के रिश्ते के वाले से। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं फैसल सब्जवारी को। बड़ी
मैचिंग। पहले ऐसे गेस्ट है जिनसे मैं मिल भी सकती हूँ, गले भी मिल सकती हूँ। कैसे आप ठीक ठाक हैं? आपको जो मर्जी आपको लग रहा है कि आपका एंगल अच्छा है, मेरा कोई एंगल ये अपनी बीवी के शो का फायदा उठाएं कि आपको लग रहा है नहीं मेरा ये वाला एंगल ज्यादा प्यारा, तो मैं ये वाला एंगल थिंक। कैसे आप ठीक ठाक हैं? आप लोगों ने माशाल्लाह से हमेशा की तरह मुझे टेंशन दी। क्यों? टाइम पे पहुंचने की। मैं वक्त पे आ गया हूँ। वक्त पे, यकीन माने मुझ जैसा बंदा, और मेरे अबू को के वो आर्म सर्विसेज में नहीं थे, लेकिन डिसिप्लिन एग्जैक्टली उनमें ना आर्म सर्विसेज वाला है कि इस टाइम पे पहुंच जाना है, वो जाना है। और सोचे मेरी एक ऐसी जगह पे शादी होगी जहाँ पे आराम से हर चीज़, मैं तो ऐसे फड़क के रह जाती हूँ हर वक्त। आज मेरी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, मैं कूदियाँ मार रही थी अपने मेकअप रूम में क्योंकि 9 बजे तक कोई नहीं पहुंचा था। कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे मिजाज? जी बस ठीक ठाक मिजाज है। बताएं क्या चल रहा है? अब तो माशाल्लाह से भी ताज़ा मिनिस्ट्री से अभी आप फारिग भी हुए हैं। बहुत सारे काम आपके पेंडिंग भी थे जो आप नहीं कर सके, तो कर रहे हैं वो चीज़ें? हाँ ऑफ कोर्स करेंगे, करवा रहे हैं क्योंकि मैं सेनेटर तो हूँ बशर्ते ज़िंदगी मार्च 2027 तक, तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में मौजूद हूँ, तो उसका एडवांटेज लेता हूँ कि ठीक है अभी सेनेट की कुछ कमेटीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें इस्लामाबाद आना जाना, फिर भी ये कि पॉलिटिकल हिलजुल शुरू हो रही है, इलेक्शंस की देखें कब तारीख मिलती है, तो बस ये। अच्छा फैसल, कसम खाएं, देखिए आज मेरा शो है, मॉर्निंग शो है, इसमें ना आपने अपनी फन साइड बाहर लेके आने की कोशिश करनी है। मैं क्या करना है? मैंने यहाँ पे बरकत का किरदार अदा करना है। नहीं आप आप मुझे उसमें बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन उनका कोई रिश्ता ऐसा यूँ है नहीं कि मैं उसका कह सकूँ। बट येस मुझे बताएं, क्योंकि आज का शो स्पेसिफिकली बाप और बेटे पे है, तो ये बताएं कि आपको जाहिर का अब्बा बनने के बाद वो जो बाप बेटे का रिश्ता है, क्योंकि अभी हम एक और बड़े बाप को, जिनको हम भी दोनों अब्बू बोलते हैं, उनको बनाने वाले हैं, तो ये कैसा लग रहा है? आप कितना एंजॉय करें बाप बेटे का रिश्ता? आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। वजह उसकी ये है कि वो लड़के कहते हैं ना कि बड़े शैतान होते हैं जब से पैदाइश के फ़ौरन बाद से। सो माशाल्लाह ही कीप्स मी बिजी। जब भी थोड़ी बहुत उसको टाइम दे पाता हूँ, थोड़ी बहुत मुलाकात हुई, आई रियली एंजॉय दैट, और यू नो इट। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाप और बेटियों की बॉन्डिंग बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। बेटियां तो खैर आपको पता ही है कि उनसे प्यारी कोई चीज़ और कोई मखलूक हो ही नहीं सकती, तो बेटियों के साथ तो बहुत प्यार है ही। लेकिन अब ये जो एक एडिशन ये है, ये भाई साहब, तो क्या वैसे कोई डिफरेंस फील करते हैं फैसल आप? नहीं, अभी तो एज सच कोई नहीं, क्योंकि कभी भी बेटियों को भी इस तरीके से नहीं ट्रीट किया कि कोई बेटी है या बेटा है। लेकिन थोड़े बड़े होंगे तो अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती से रखे, तो देखेंगे थोड़ी क्रिकेट व्रिकेट खेलेंगे इनके साथ, थोड़ी फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, तो ये वाला जो है मेरे ख्याल में डिफरेंस होगा। और ये कि काफ़ी बहुत अरसे के बाद कभी कभी एक आध दफ़ा उनके स्कूल जाना पड़ रहा है, तो इट इज़ लाइक फन एक्सपीरियंस। हाँ, वैसे मैं आपकी बात बताऊँ, ये बड़ा मुश्किल होता है स्पेसिफिकली जितनी भी मॉर्निंग शो की। मैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉर्निंग शो एंकर्स कि जब उनके बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा होता है, जैसे हमारा भी माशाल्लाह से टेड्डा भी हो जाएगा 2 दिन में, वो भी 1.5 साल का हो जाएगा, तो उसका भी स्कूल शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा चीज़ जो और गिल्ट आपके अंदर होता है ना, वो ये होता है कि यू आर नॉट देयर जब आपने उसको स्कूल ड्रॉप करना होता है, स्कूल से पिक करना होता है। और फैसल भी जो है वो जब इस्लामाबाद में होते हैं, तो मुझे इतना होता है कि भाई ये क्या हो रहा है छोटा सा बच्चा, उसको भी स्कूल अगर पिक एंड ड्रॉप करने के लिए मौजूद नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं फैसल, आपका आपके अब्बू के साथ कैसे रिलेशनशिप? मेरा वालिद साहब थोड़े से अभी वाई नहीं कह सकते, सख्त मिजाज थे, तो वो इसलिए काफ़ी वो स्ट्रिक्ट था। अम्मी के साथ ज़्यादा क़ुर्बत थी, और ईमानदारी की बात है कि वो आजकल के बच्चों में ना ये चौंचले थोड़े से ज़्यादा हैं। हम तो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, तो वो आजकल के बच्चे कहते हैं बड़े बोर हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रही है। हमारे ज़माने में तो अम्मी की चप्पल हर चीज़ का इलाज होती थी। तो पड़ी है वैसे आपको अम्मी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज से याद है आपको कि अम्मी ने कोट चढ़ाई होगी आपकी, मतलब मारा होगा आपको, टॉर्चर? मेरे ख्याल में कोई 3-1 बरस की उम्र से तो मुझे याद किया क्या था मुझे बता, मैं चाहती हूँ लोगों के सामने भी शेयर करें। नहीं बता दे आप अम्मी को इतने बहुत अम्मी को ताने मारते कि आप लोग इस टाइम पे मुनासिब नहीं लगता ना, अम्मी नाराज हो जाएंगी। अम्मी तो मेरा शो है, तो वो पता नहीं मैं किसी बात पे बहुत तंग कर रहा हूँगा, और बकौल मेरे वालिदैन के कि मैं बहुत बातूनी होता था, बहुत बोलता था, और खैर बोलता तो अभी भी हूँ लेकिन उतना नहीं बोलता। तो वो किसी बात पे तंग कर रहा था, अम्मी बेचारी किचन में कोई काम कर रही होती, छोटा सा किचन, वहीं पे छोटी सी गैलरी थी, तो अम्मी ने जो है ना, और तो कुछ नहीं मिला, वो ऐसे ही वालिद साहब के कपड़ों के शायद कोई कमरबंद वगैरह था, उससे मेरे हाथ बांध के जो है ना दरवाजे के साथ लगा
टांग दिया कि मतलब मैं खड़ा हुआ था ऐसे ही कि शोले कहीं फिल्म याद जाएगा आ गई नहीं। मुझे, हैं? शोले फिल्म याद आ गई मुझे। हाँ, वो भी धर्मेंद्र। अमरीश पुरी जो है ना, गब्बर सिंह बिल्कुल अम्मी का, तो वो बहुत पिटाई विटाई तो होती थी क्योंकि मैं शरारती, मतलब वो वाला शरारती नहीं था। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही रहा। नर्सरी से लेकर मेरी मैट्रिक तक स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर पे इंजीनियरिंग में मेरी 3rd पोजीशन आई थी। तो वो, लेकिन मैं वो बहुत था केयर फ्री, वो आपको अभी भी अंदाज़ा है कि रिलैक्स ही रहता हूँ ज़्यादा, मैं कोई चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटी क्लासेस में था तो आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो पेपर्स होने वाले थे एनुअल, और हमारे स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम था, हाफ ईयरली होते थे फिर एनुअल होते थे। और मैं उस वक्त भी जो है ना महल्ले में जाके, छोटा सा पार्क था वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहा हूँ यूनिफॉर्म पहन के स्कूल का। तो वो फिर पता चला कि अम्मा की चप्पल आने वाली है तो भागे स्कूल वहीं से। तो ये वाली चीज़ें थी। तो अब्बू का ये बहरहाल के रोब ठीक ठाक रहता था कि जब जॉब से आ रहे हैं और जनाब के अभी भी रोब है, आवाज भी इतनी रोबदार है। मेरा बच्चा अक्सर कभी छोटा सा वो चीख मारता ना, तो मैंने कहा लो जी खानदानी आवाज आ गई इस आदमी में भी। हाँ, छोटे से आदमी में तो अब्बू का हमेशा से रोब रहा है। जब यानी कोई बहुत मामला बिगड़ जाए ना तो वो फिर अब्बू की तरफ से पिटाई होती थी, वरना आम हालात में अम्मी ये फरीजा जो है ना बतरीक़े एहसन अभी भी अब्बू के रोब में है। ये बताएं अम्मा अब्बा से अभी भी किसके रोब में है? कहते आज अम्मी का नाम ले लें, अम्मी खुश हो जाएंगी। रोब नहीं, मेरे ख्याल में डिफरेंट काइंड का है वो। आपका इतना एज का साथ हो गया है तो मेरे ख्याल में, और खुशकिस्मती के साथ क्योंकि मैं वालिदैन के साथ ही हूँ, मेरे दोनों बहन भाई पाकिस्तान में नहीं हैं, तो और ये पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को, तो इसलिए जितना भी मैंने वक्त गुजारा, ऑफ कोर्स मेरी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी रही पिछले 20 साल में, ख़ासकर कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जितना भी गुजारा है वो मैंने ही गुजारा उनके बच्चों में। तो यू लकी ना हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इसलिए है डिफरेंट काइंड ऑफ के वो वाला रोब तो नहीं है, अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बता दे किससे डरते हैं? फिर भी किसी की नाराज़ी से जो ज़रा डरते हैं? नहीं, दोनों की नाराज़गी से डरता हूँ, ऐसा तो नहीं है। अम्मी ज़्यादा जल्दी नाराज़ होती हैं, अब्बू बहुत कम नाराज़ होते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा डरता हूँ। अच्छा, और कौन जल्दी मान जाता है? अब्बू जल्दी मान जाते हैं। अम्मी तो अम्मी टेक्स अ टाइम। अम्मी को बड़ा वक्त लेती हैं वो अपना जो है ना, क्योंकि और वो अम्मी बेसिकली इज अ मेल वर्जन ऑफ फैसल सब्जवारी। हाँ, जो अम्मी है, हाँ सॉरी फीमेल वर्जन, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो एग्जैक्टली वो मिजाज में ना, वो बिल्कुल वो फैसल जैसी। अब्बू का मिजाज कैसा, ये बताएं? अब्बू तो चिल हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं फैमिली में, सब रिश्तेदारों में, दूर दराज और अपने दोस्तों का अहबाब का बहुत ख्याल रखने वाले और हैं। लेकिन माशाल्लाह गुस्सा जो है वो जब आ जाए तो फिर जलजला आ जाता है। हाँ, ये तो है। आवाज़ ही उनकी ऐसी है, वही गरज चुम्बों के साथ ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली, ऐसी गरज आती है। तो मुझे बताएं, लाडले किसके, अम्मी या अब्बा के? फ्रैंकली स्पीकिंग इल्ज़ाम मुझ पे ये लगता है कि मैं अम्मी का लाडला हूँ। मुझे कोई ज़्यादा अम्मी एहसास नहीं होने देती इस बात का। लेकिन हमारा जो छोटा भाई है और बहन भी, बहन तो डेफिनेटली वाले साहब की लाडली है, तो बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि अम्मी जो है ना छोटे भाई से ज़्यादा करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप फैसल भाई से ज़्यादा करते हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। मैंने कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कभी भी दिल पे नहीं लिया। जब मैं छोटा सा था ना, उस वक्त भी मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, मुझे कोई मसला नहीं होता था कि कौन किसका ज़रा लाडला है। नहीं, मैंने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं फैसल, जब पॉलिटिक्स में आए हैं, गो कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी, वाज योर फादर हैप्पी? नो, नॉट एट ऑल। अब्बा की तो बड़ी डांटें हमने सुनी है, अब्बा की मार भी खाई है इस बात के ऊपर, क्योंकि हम जिस वक्त सियासत में आए, एक तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब MQM के APMSO का था पहला जलसा बड़ा, जिसमें कंडक्ट करने पे मेरी खबर जंग अखबार में छपी। तो और मैंने ताज़ा मैट्रिक किया था, इतना छोटा था मैं। तो मेरे वाले साहब ने बस मुझे यही कहा कि भाई तुम्हारी तालीम जो है ना वो सही चलती रहे। उनको अंदाज़ा हो गया था उस वक्त तक, यार अगर अब जंग अखबार में खबर छप गई है और ये इतने लेवल पे आ गया अभी से मैट्रिक का बच्चा, तो इसको मैं क्या रोकूंगा। फिर बाद में हमारे खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया, बहुत सख्तियां देखी। कहीं अब्बू ने समझाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कि घर वाले भी सफ़र करेंगे, और वाले साहब की अगर सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह उनकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कोई
मेरे ख्याल में 1992 से 2001 तक, इन 9 बरसों में हमने कोई 17 या 18 किराए के मकान तब्दील किए थे। यहाँ जाते थे, वहाँ छापा पड़ जाता था, यहाँ जाते थे, वहाँ मालिक मकान को पता चल जाता था मतलब हमारा। 9 सालों में कितने, 17 या 18? हाँ, बाज़ जगहों के ऊपर तो 2-2, 3-3 महीने में। उसमें मुश्किल होती होगी क्योंकि देगा कौन? वो मीडिया का ज़माना नहीं था, इतना लोगों को पता नहीं होता था। हम तो अपने तई हम तो खुद ही परेशान घूम रहे होते थे ना, कभी हमारे चचा के लिए छापा पड़ जाए, कभी मेरे लिए, कभी मेरे छोटे भाई के लिए। तो वो अजीब मामलात रहते थे। तो ऑफ कोर्स वाले साहब की इतनी अच्छी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि उन्होंने हमें बहुत पैम्पर करके रखा। सारी हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं होने दी। जैसे हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ हम देखते थे हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, किसी के पास फीस देने के पैसे नहीं होते थे, किसी के पास बसों के किराए के नहीं होते थे। वो हमें ये वाली मामलात नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ वाले साहब की एक बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था, तो उसकी वजह से नहीं होता। अम्मी भी तंग नहीं आई कि भाई तुम क्या है, क्योंकि खवातीन के लिए अम्मी खुद बड़ी सियासी कारकुन थी। अम्मी ने इस कराची शहर की सड़क पे पुलिस के डंडे खाए हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो बड़ी लगता नहीं उनकी ज़बान से आपको कितनी सियासी कारकुन। तो वैसे फिर आपने क्यों उनको सियासत में नहीं आगे आने दिया? जैसे अम्मी वो तो बातें भी ज़्यादा अच्छी कर लेती हैं। तबीयत अम्मी की ख़राब रहने लगी ना, फिर वो हालात ऐसे थे तो वो दिल पे ले लेती हैं हर बात। उनका बहनों का झगड़ा भी होता था तो भले ज़्यादती हमारी किसी और खाला ने की, अम्मी ज़्यादा रोती थी। तो वो अम्मी हसास बहुत हैं, सियासत बहुत ज़्यादा हसास लोगों के लिए नहीं है। हाँ वैसे ये बात है, अक्सर जब मैं शो कर रही थी, उसका मतलब मेरे लिए भी सियासत नहीं है जी, आपके लिए भी। तो जो मेरी टीम ने एक सियासी पार्टी बनाने का सोचा था, फिर हम उसको कैंसिल कर दिया आइडिया अपना प्लान। आप 250 पाकिस्तान में 251 भी बन जाएगी तो उससे क्या? हम बना लेंगे हम आज़ाद पार्टी अपनी बनाएंगे एक ज़बरदस्त, और जिसका सिर्फ मकसद यही है, जैसे मेरे शो में भी आप देख रहे होते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करना है। वैसे आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं फैसल आप? नहीं। क्यों नहीं, मैं कोई भी मॉर्निंग शो नहीं देखता। वजह मेरा मॉर्निंग शो क्यों नहीं देखते? क्योंकि मैं देख लेता हूँ 1-8 मिनट के लिए आप कैसी लग रही हैं, या रिपीट में कभी, या यूट्यूब कैसी लग रही पर होती हो? बहुत अच्छी लग रही होती हैं। आज मुझे पता ही नहीं था मैं ये रंग पहन कर आ गया। तो अच्छी बात है ना, मैचिंग होगी मेरी। इत्तेफाक से वाकई मैंने नहीं बताया था मैं क्या पहनने जा रही हूँ। मुझे पता है शादी से पहले आप मेरा मॉर्निंग शो देखते थे? सुबह जल्दी उठ जाता था तो देख लेता था। अच्छा, अगर आप जल्दी उठते थे तब देखते थे, या फिर सुबह जल्दी उठते थे मेरा मॉर्निंग शो देखने के लिए? मिक्स एंड मैच कर लीजिए। सही से बताएं, आज मेरा शो, आज खुल के बात करें, आज मेरा दिन है। हाँ प्लीज। हाँ, उठ जाता था देखने के लिए। हाँ। तो देख के फिर कभी घर की मुर्गी दाल बराबर। ये देखिए कितनी बुरी बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। गलवाना चाह रही थी मैंने। हाँ नहीं तो मुझे बताएं फिर क्या, जब आप टीवी पे देखते थे इतनी प्यारी लड़की जो चहचहाती हुई सुबारिश को देख के क्या बात सोचते थे आप? मैं कोई इस तरह का आदमी नहीं हूँ, सोचता था ये करता था, खुदा का खौफ करे। नहीं वैसे ही आप अच्छी प्यारी मैं देखा कोई टॉपिक आ रहा है, ये है वो अच्छी भी लग रही है। हाँ। तो मुझे बताएं कि फैसल, मैं पंजाबी आप उर्दू स्पीकिंग, तो आपको हुआ नहीं कि यार ये तो पंजाबी लड़की है, बोलती भी माशाल्लाह से इतना तेज समझ नहीं आती? हाँ, शुरू में तो अच्छी लगी थी आपको बातें पंजाबी? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। नहीं, पंजाबी बहुत अच्छी ज़बान है, लेकिन आप माशाल्लाह इतना तेज बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आती थी। अच्छा, फिर कब समझ आना शुरू हुई आपको? समझ ऑफ कोर्स इतने साल हो गए हैं, अब थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ रही है। ऐसे तो खुद आप वैसे पंजाबी बोल सकते हैं? मैं नहीं, मुझे पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है। हाँ। लेकिन नहीं, वो बोल नहीं सकता मेरे ख्याल में मैं। जरा ट्राई तो करो पंजाबी बोलने दी। खुदा का खौफ करें, तुसी गलते करो की गल करा। चले, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। सोचें, जब से मेरी शादी हुई मेरी हसरत है कि मैं इनको कुर्ता पजामा में, सॉरी कुर्ता शलवार में देखूं, बट इस आदमी ने कभी ने कहा नहीं, मैं शलवार कमीज़ नहीं, मैं पजामा कमीज़ जो है, कुर्ता पजामा ये पहनूंगा, ये मेरी शनाख्त है। और अक्सर मैं हम कहीं जाते हैं, मैं कहती भी फैसल मतलब कुछ थोड़ी और ड्रेसिंग कर लो, तो नहीं, कुर्ता पजामा एक स्टेपल, ये स्टाइल स्टेटमेंट है फैसल की। अच्छा, अब जो हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट है जिनकी वजह से मैंने इतनी बातें कर ली क्योंकि वो पहुंचे नहीं थे अभी तक, वही वाली बात, घर की मुर्गी दाल बराबर। sukoonmahal.com चल रहा है यहाँ पे क्योंकि मेरे शो में आने। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, मेरा तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत मतलब मेरी पार्टी, मुझे लगता है कि ये अगर मैं इलेक्शन जीतूंगी ना या इलेक्शन लड़ूंगी तो सबसे पहला वोट तो मुझे नहीं कहीं आएगा। तो फैसल मैं चाहती हूँ मैं इनका ना इंट्रोडक्शन कराऊँ, आप जो है ना वो इनका इंट्रोडक्शन कराएं कि जो हमारी अगले आने वाली जो है शख्सियत, वो कॉर्नर खड़े होकर इंट्रोडक्शन होस्ट की तरह प्लीज। हाँ, ये कैमरा। हाँ, अब क्योंकि मैं खड़ा हो गया हूँ और मैं बुला, और ये इलेक्शन में खड़े नहीं हुए और मैं निहायत एहतराम से बुलाऊंगा। नहीं, मेरे लिए बहुत मोहतरम और हम पे बहुत खुदा का करम है, मेरे वालिद एहतराम सब्ज़वारी साहब।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आज है भी मेरे दूसरे अब्बू एहतराम सब्जवारी साहब, तो आज सेट पे बड़ा एहतराम की फ़िज़ा रहेगी और बड़े ना बादा फ़िज़ा रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों माशाल्लाह से, मेरे अपने अब्बा और ये मेरे साइड वाले अब्बा भी, दोनों बड़े चिल हैं, बड़ी इनसे मज़ेदार बातें होंगी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज का शो है स्पेशली बाप और बेटों की बॉन्डिंग के हवाले से। सोचे वो लम्हा कितना मज़ेदार होता होगा ना कि जब आपका बेटा आपके कद से भी ज़्यादा उसका कद बढ़ जाता है और आपको जब उसको देखते हैं, जब आप स्पेसिफिकली जब वो जवान हो रहा होता तो वो टाइम तो कितना वो खूबसूरत लम्हा होता होगा। लेकिन ये जो बाप और बेटे का जो रिश्ता है ना, इसमें मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत रोब बेटे पे रखना ज़रूरी होता है, वहाँ पर एट द सेम टाइम उससे दोस्ती होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका बेटा आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सके। और दोस्ती में जब वो बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सकेगा तो आप उसकी रहनुमाई भी कर सकेंगे। एक बड़ी क्रिटिकल एज भी आती है जिसमें बच्चा रिबेलियस हो जाता है, तो ये भी देखना होता है कि आप उससे इस वक्त डील कैसे कर रहे हैं। हम तो बाप बेटे की बॉन्डिंग के वाले से बात कर ही रहे हैं। एक मेरे घर से बाप बेटे यानी कि मेरे हस्बैंड और उनके वालिद अब्बू यहाँ पे एहतराम सब्जवारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरी जानिब हमारे एक और बहुत ही प्यारे मेहमान, सब लोग उनको बड़ा प्यार करते हैं, मुख्तलिफ इनके तारुफ है जनाब, बड़े ज़बरदस्त सिंगर, कंपोज़र, एक्टर, एंकर, और बच्चों के तो बहुत ही कमाल जो उन्होंने शोज़ किए हुए हैं और बच्चों को इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी था। आज वो अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साथ में बिल्कुल अल्लाह के शुक्र अली जाफरी हैं, और साथ में आलियान जाफरी। आप दोनों को भी जनाब मैं वेलकम कहती हूँ। अली बहुत सीरियस है बेटा, क्या बात है? वेरी सीरियस, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इसको क्या टेंशन दे दी है? नहीं, वो वेरी सीरियस बच्चा। सिर्फ सुबह जो ट्रैफिक हमने देखा है उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया हुआ है। हाँ, ये यकीन माने आज के शो में ना मुझे सिर्फ एक शख्स का पता था कि वो टाइम पे आएंगे, वो थे अब्बू, और अब्बू बेचारे ट्रैफिक में फंस गए, ये भी फंसे ट्रैफिक पे, ये दोनों, क्योंकि लेट लतीफ़ है ना थोड़े से, तो मुझे इनसे डर था। अब्बू कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताएं अब्बू, सबसे पहले तो कैसा लगता है आपको एक सियासतदान का बाप होना, स्पेसिफिकली वो टाइम में जब हम देखते हैं कि तनकीद भी बड़ी आती है, लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं, कैसा लगता है? सलमान, मैं तो चाहता कुछ और था, तो अल्लाह की मर्जी ऐसी थी। मैं यही चाहता था और मैंने दिल में भी सोचा था और बताया भी था कि जहाँ मैं एंड करूँगा वहाँ से स्टार्ट हो आपका, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रोफेशनली और अब मुझे बताएं, पहले साहबजादे आपके टफ थे, इनकी परवरिश में क्या क्या चीज़ें आपने भी नहीं सीखी, ये बताएं। बहुत लंबी दास्तान है, मैं कहती हूँ आपका शो है, आपका शो है। बहुत अच्छे हैं और गुस्सा करके 10 मिनट में ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10 मिनट बड़ी तबाही भी फेर देते हैं ना अब्बू। हाँ, वो बाय बर्थ ऐसा होता है और ब्लड का भी वो असर होता है। हम सैयद लोग जो है ना ऐसे ही गुस्सा करते हैं। मैं भी बैठी हूँ, ये भी बैठे हुए, आज तो सारे यहाँ पे आपके पास जी आज तो काफी ज़्यादा आते हैं हमारे पीसीआर में, सादात टेलीविजन। जी बिल्कुल, और मेरे यहाँ पे माशाल्लाह चैनल में भी भरपूर है। सो हम आपके आने से पहले मैं फैसल से भी पूछ रही थी कि क्या अब्बू खुश थे आपके डिसीजन से? उन्होंने कहा नहीं अब्बू बिल्कुल खुश नहीं थे मेरे इस डिसीजन से। मैं आज तक किसी इवेंट्स में नहीं गया, कभी कहीं खड़ा नहीं हुआ, कभी इनकी कोई तकरीर नहीं सुनी, गया ही नहीं मैं कभी। वो तकरीर तो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, मतलब जो नाक़िदीन है वो भी करते, तो आपने वो भी नहीं सुनी? हाँ, नहीं जाके मतलब टीवी में कोई क्लिप आ जाता है, व्हाट्सएप वो देख लेते हैं, ये कुछ भेज देते हैं, वो देख लेते हैं। तो असल में मेरा शोबा जो है ना मार्केटिंग का, सेल्स का, तो पूरा पाकिस्तान करता था मैं, तो टाइम जो है ना इनको कम दिया मैंने। तो मुझे बताएं, वो जब ये अभी बता रहे थे कि इन्होंने
बड़ा टाइम जो है ना घर बदलने भी रहते थे क्योंकि छापे इतने पड़ते थे, फिर उनको भागना भी पड़ता था। तो आपने उस टाइम में इनसे कहा नहीं कि बस छोड़ दो, मतलब तुम्हारी वजह से देखो हमें कभी एक घर छोड़ के कभी दूसरे घर जाना पड़ता है, इतनी मुश्किलात में हो रही, बाकी बच्चों की नहीं, वो मैंने बहुत ईजी लिया। मैं लाइफ को जो ना जब हड़ल होती है उनको बहुत ईजी लेता हूँ। एक नुक्ता है जिंदगी का, उस पर कायम हूँ कि जो कुछ भी है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, एक बड़ा फिल्मी सीन भी तो हुआ था जब फैसल थाने में थे, जब फैसल को ले गए थे। हाँ। बताए वो क्या उम्र थी फैसल की इस वक्त? वो असल में लेने आए थे छोटे साहबजादे को। अच्छा, देखिए दोनों बेटे सियासत में उस वक्त। हाँ, वो चचाओं की बीमारी है इनको। तो दोनों बेटे जो ना लेने आए थे तारिक को, ले गए इनको। तो मैं फिर चला गया थाने। और फिर जब तक मैं वहाँ रहा थाने में, और मैंने जहाँ ये बैठे थे उनके बाहर थाने के मैंने चेयर बिछवाई हुई थी, और चेयर पे बैठा हुआ थाने में कंटिन्यू हथकड़ी लगा के मुझे रखा, कंटिन्यू इनको देख रहा था मैं। और मुझे कहा भी ऐसे जो ना कि आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो लेके ही जाऊंगा इनको। तो फिर दूसरे दिन हम इनको, तो वो वैसे आप रोए जब आपने इनको हथकड़ी लगी हुई देखी? दूसरे दिन इनको लेके आए। तो उसके बाद से फिर थाने का रुख नहीं था। तो अब काम ऐसा है, कभी थानेदार जो है वो पीछे होता है, हाँ, कभी थानेदार आगे होता है। वो डायलॉग अब्बू को याद नहीं होगा, ये आए मुझे जब, क्योंकि हमारे यहाँ तो पुलिस, अभी हमारे कोई नए नए सियासी दोस्त हैं ना, वो बड़ी शिकायत करते हैं, बुजुर्ग को बिठा लिया और खवातीन। वो भाई हमारी घर से खवातीन भी गिरफ्तार हुई हैं। जब मैं गिरफ्तार हुआ, अब्बू को मेरे साथ पुलिस मोबाइल में बिठा लिया था। इसी तरीके से करते हैं, कुछ नहीं। मैंने कहा टॉयलेट जाने दें, टॉयलेट भी नहीं जाने देते। ये पाकिस्तान का निज़ाम, ये किसी ने ठीक नहीं किया है। और ये मैं आपको 25 साल पुराना, 22-23 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। खैर, जब थाने ले गए, मुझे हथकड़ी लगी हुई, अब्बू आए बेचारे, तो मुझे देख के अब्बू ने सिर्फ एक जुमला कहा कि मैंने आपको इसलिए तो नहीं पढ़ाया लिखाया। अच्छा, मैं इतना कोई नालायक था, मैंने कोई फिल्मी डायलॉग मार दिया। मैंने कहा अब्बू मैंने कोई जुर्म नहीं किया, घर में होता तो बहुत मार पड़ती, लेकिन थाने में था मैं। लेकिन अब्बू जो बात कह रहे हैं ना, अल्लाह ने इतना करम किया कि जिस थाने में मैं गिरफ्तार हुआ, जिस SHO ने किया था, और जिससे किसी भी तरीके से कह सुन के आप वाले साहब ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उस वक्त दूसरे रोज़ में मुझे थाने से ही छुड़वा दिया। अगले साल मैं उसी हलके से रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हो गया, और हमारी गवर्नमेंट भी आ गई, होम मिनिस्टर भी हमारा, और मैं PMSO का चेयरमैन भी, स्टूडेंट लीडर भी। तो वो सबसे कड़क सल्यूट वही SHO करता था। यहाँ मुझे एक और वाक़या भी याद आ गया। जी जी, कि जिस थाने में आपको हथकड़ी लगी, जी जी, उसी थाने से मैंने एक दिन फ़ोन किया ना। और कितनी खुशी की बात, हमारा और नदीम का पुराना मोहल्ला वही, बहुत पुरानी दोस्ती, पुराना साथ है। हक बजाने, किसी हक वाली बात के होना, मैंने अपने ऐसे दोस्तों से सीखा भी है, सिखाया भी है। और मैं इसका जिक्र ज़रूर करना मुनासिब समझूंगा हर जगह, हालांकि टॉपिक आज नहीं है उस तरह का, कि इनके एक फ़ोन, जिस थाने में हथकड़ी लगी, वहाँ एक फ़ोन इनके जाने से मैंने कहा भाई ये हुआ है, मेरी गाड़ी का कुछ मामला हो गया था। मैं गाड़ियों का शौकीन आदमी हूँ। मेरी एक BMW थी, उसको कुछ तोड़ ताड़ के शीशा, उसकी सारी चीज़ें निकाल के कोई ले गया। और जो लोग थे वो काफ़ी गार्ड्स वार्ड्स में से थे, जो वो नहीं सिविलियंस के उसके लिए होते हैं। तो वो बंदा मानने को तैयार नहीं था, और वो किसी और बड़े इंसान का नाम ले रहा था बार बार कि अरे आप, हमारा कसूर ही नहीं है। तो मैंने थाने में बंद करवा दिया, इनको फ़ोन किया। इनके एक फ़ोन पर पूरा थाना जो था ना, यस सर करके मुझे सलूट मार के खड़ा हो गया। उसी थाने में जहाँ एक टाइम पे इनको हथकड़ी लगी थी। उसी थाने में। इतनी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। उन्होंने कहा सर आपने जो नाम ले दिया है और फ़ोन आ गया मेरे पास, उसके बाद सारे फैसले ठीक, बिल्कुल सही, और मुझे मेरा पूरा जो नुकसान था वो पूरा किया गया मेरा। क्या बात है, रिकवर की गई चीज़ें मेरी, वो स्क्रीन चले, दोस्त होते ही वैसे इस चीज़ के लिए ना कि दोस्त आपके साथ खड़े हों। मुझे बताएं, आपके अब्बा के साथ कैसी दोस्ती थी? ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है वैसे, क्योंकि हम बाप बेटी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, हम बाप बेटे को कम डिस्कस करते हैं। ये बात बहुत अच्छी की आपने, कि हम एक फ़ज़ा बनी हुई है दुनिया में, कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके से रिलेटेड बहुत सारे जुमले ऐसे राइज हैं जिनको लोग कलमे की तरह समझते हैं या पक्की बातें समझते हैं, जैसे आसमानी हो, जबकि उनमें बहुत ज़्यादा इतनी सदाकत नहीं होती, वो बन जाती है ना चीज़ें हम मुहावरों के ज़रिए। उसी तरह एक ऐसा रिश्ता है बाप बेटे का जिसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया है। और देखा जाए तो खुदा का जो सबसे बड़ा
उनसर इंसान को लेना था, उसकी 99 सिफात में से, उसमें से पहला उनसर यही था, पालने वाला। क्योंकि मर्द ने जिस तरह कायनात को लेके आगे चलना है, तो अल्लाह की उन खुसूसियात में से इसको अपनाना था। और जिन्होंने अपनाया उन्होंने बड़े बड़े सुपुत्र और सुरमा पैदा किए। तो मेरा डैडी से रिश्ता यही था। जो अभी अंकल ने बात बोली है, मुझे इतनी अच्छी लगी कि जहाँ से मैं ख़त्म करना चाहता था वहाँ से चाहते थे ये शुरू हो। हर बाप की ख्वाहिश ये होती है। मेरे जो फादर थे उनका नाम था सईद अख्तर हुसैन जाफरी, और उनका ताल्लुक़ हमारी फोर्सेस से था, और वो पूरी ज़िंदगी यहाँ वहाँ डिप्यूट रहे। और उनकी जाने के बाद इस दुनिया से हमें 15 साल बाद उनके कारनामों के बारे में पता लगा। तो बड़ी खुशी की भी बात है। बट नाउ दैट आई हैव लॉस्ट हिम, तो उनके बारे में ये कहूँगा कि वो भी एग्जैक्टली यही चाहते थे कि मैं कुछ वो करूँ जो वो करना चाहते थे। वो फोर्सेस में चले गए, और वो असल में क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर थे और सिंगर थे। तो वो चीज़ आप में आई, वो उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं किया। वो कितने जो हसरत है वो आपने पूरी की। एग्जैक्टली। तो अब जब मैं अपने आप को कुछ करता हुआ पाता हूँ, तो मुझे कहीं ये जुमला अंदर में ही सुनाई देता है कि मैं अपने बाप का ख्वाब हूँ। तो एक्चुअली ऐसे ही होता है। बेटा जो होता है ना, बाप का ख्वाब होता है। बाप की पूरी कायनात वो घर होता है ना, जिसको बस सपोर्ट करता है अकेला आदमी सारे फोन पे। तो उसमें जो औलादें होती हैं ना, वो ख्वाब ही होते हैं। जिस तरह अगर कहा जाए, जिस तरह ये मुल्क अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, या अगर मैं थोड़ी सी बात को और वसअत दूं, तो जिस तरह ये कायनात अल्लाह ताला का ख्वाब था, जिसको कुन कह के उसने तब्दील कर दिया हकीकत में, तो उसी तरह बाप के पास भी ये उनसर मौजूद है कि वो कोई ख्वाब की ताबीर कर सके। हाँ, और ये आपकी तो दो ख्वाब और दो ताबीरें मेरे सामने। मुझे बताएं आलियान, ये कैसे अब्बा हैं? चिल अब्बा हैं, कूल डैड हैं, या गुस्से वाले? आज तो दिल खोल के बोलो। नहीं, बिल्कुल कूल है, फ्रेंडली, बहुत घर में बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखते हैं। डांट पड़ती है जब ज़रूरत होती है तब तो। अच्छा, ये भी पता है कि जब ज़रूरत हो तो पड़ जाती है, हल्की फुल्की काली मिर्च नमक के साथ डांट पड़ जाए। मार पड़ती है कभी? कोट चढ़ाई इन्होंने? अभी तो खैर एज ऐसी हो गई है, लेकिन अब आज से 1-1.5 साल पहले तो काफ़ी पड़ी है। आज से 1-1.5 साल पहले तक पढ़ रही थी, अच्छी खासी पढ़ रही थी। कम हो गई है। कम हो गई है? मैं हो क्या कहूँ? नहीं, जरा बैठे ना। हम कहाँ जाने देंगे? आपने मेरे भतीजे को मारे। अच्छा, फिर बताओ, तो ये किस आखिरी मार किस बात पे पड़ी थी? आखिरी मार नहीं याद, बहुत कम पड़ती है। नहीं, बहुत कम। अली है, अली मुस्कुरा रहे, कह रहे आगे। अली, आपको बेटा कब डांट पड़ी लास्ट? डांट तो पड़ती रहती है, लेकिन सही चीज़ों पे, जिस पर सिखाना होता है। अच्छा, वो सही चीज़ों में ये सिखा के लेकर आए इसको। ये बोलना कि बेटा मैं तुम्हारी मार कब पड़ी थी? मार कब पड़ी थी? जो ओरिजिनल बोलना है वो मार कब पड़ी थी? रस्मी जुमले नहीं बोलो। ये बताओ। हो गए अच्छा खासा 3-4 महीने हो गए। हो गए अच्छा खासा 3-4 महीने हो गए। अब वो आपने लास्ट टाइम फैसल को कब मारा था, ये बताएं। फैसल को मार पड़ी आपसे? हाँ, हम ऐसे ही थे। हम तीनों भाइयों को भी, जो छोटे थे उनको मारते थे। हाँ, सबसे बड़े जो थे। हाँ, तो इसलिए। और हमने ये मारना सीखा अपने वालिद साहब से। बच्चों के हाँ हमने मार खाई हुई, अम्मा अब्बा हाथ उठाते तो अब हो गया वैसे। हाँ, क्रिकेट का बहुत शौक था और बड़ी क्रिकेट खेली नाज़िमाबाद में। हाँ। और वालिद साहब को पता चल जाता था, मारते थे वो क्रिकेट पे आपको। अब मैं जो छोटी सी ब्रेक लिए, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ, कहीं मत जाइएगा। न चांदी न कोई महल बनूंगा, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है मेरा, फिर वो कहे यार मुझसे, थोड़ा सा घर तुझको दूंगा, तुझको मैं दे सकूंगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में आपको मज़े की बात मैं ये बताऊं कि अब्बू को प्रोफेशनली गाया भी हुआ है बहुत अर्से पहले अपनी जवानी में,
फैसल भी गाते हैं, और आपको पता है कि नदीम जाफरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज ना सुरीले लोग जो है ना, एक बड़ी सुरीली मॉर्निंग हमारे साथ है। मुझे बताएं, आप आलियान, आप और अली, आप दोनों को भी गाने का शौक है वैसे? हाँ मुझे है। आपको है? तो ज़रा अली से भी मैंने ना, आलियान से भी मैंने आज ज़रा गाना सुनना है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, अपने बेटों की ज़िंदगियों के फैसले करने में आजकल की जनरेशन चेंज है ना ज़रा सी, कितने आज़ाद हैं आप अपने बच्चों के फैसले करने में, इनके हवाले से फैसले करने में? मेरा एक मानना है कि जो सलाहियतें इंसान लेके आता है उनको उजागर करने का नाम है ये जो पैटर्न, जो आप पैटर्न्स होते हैं, जो भी बाप या पालने वाले, तो मैं इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसे पॉलिश करता हूँ बस। और वो दोनों के अंदर, क्योंकि एक ज़माने में घर में स्टूडियो था, तो वो दोनों के अंदर ऐसी आई हैं कि ये अली कंपोज करता है 4 साल की उम्र से, माशाल्लाह। हाँ, छोटा सा था, 4 साल का, मैं कुछ जिंगल बना रहा था, तो लाइन जो थी वो बाज़ औक़ात देर में कंपोज होती है, तो एक लाइन गाता हुआ गुजरा, वो एक बालों के शैम्पू का इश्तिहार था, और वही लाइन मैंने क्लाइंट को सुनाई और वही लाइन अप्रूव हो गई, और इसका बनाया हुआ है वो, मेरे बालों को देखा करो, मेरे बालों को देखा करो, इसकी लाइन है, ये इसने बचपन में बनाई थी। फिर इसने गाना बनाया, उसका नाम था काली। फिर एक गाना बना, फिर मेरे ख्याल में 28-29 गाने हैं इसके, और ये कंपोज करता है, अरेंज करता है, उसके जहन में पूरा काका। अली बेटा, ये गाने कहाँ से आते हैं, कोई मुझे बताओ, कैसे जहन में, स्कूल में किसी को देख के गाना याद आ जाता है, गाने कहाँ से आप कोई जुमला दें, अभी गाना बना देगा है क्या? बेटा मेरे सुबह का समा मधिया के साथ पे गाना बना दो, मैं तो इतना ये बना दो, सुबह का समा मधिया के साथ में। तब तक मैं जरा आलियान से पूछी, आलियान आपको भी सिंगिंग का शौक है? मुझे अब्बा को देख के हुआ या फिर वैसे था कि मुझे करना? पापा को देख के हुआ। तो कब से आपने गाना शुरू किया? मैंने गा तो अल्लाह का शुक्र है, गला अच्छा बाबा की वजह से। नहीं, बाबा की वजह से नहीं है, अल्लाह की वजह से भाई। नहीं, वो जेनेटिकली अच्छा गला मिला, तो और फिर शौक भी था, तो गिटार भी आता है बजाना, और बाबा ने सिखाया। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे आपके वालिद ने आपकी परवरिश की, आपने भी वही चीज़ें मलहूज़े खातिर रखी इनको बड़ा करते हुए? बिल्कुल ऐसे देखने होता है। आपको मैं बताऊं कि जो इंसान, देखिए इसीलिए कहते हैं कि अच्छी परवरिश जो है ना वो सब कुछ है। मैंने भी मारे खाई हैं, मुझे आज तक याद है कि अगर थोड़ा मॉल को लाइट किया अब्बू ने कहते कि हाँ हमने मारा, और बाकी मतलब कोट तो खाई भी हमने। मुझे इतना अच्छा लगा ये जो अंकल ने बोला है अभी, और मैं इनके एक्सप्रेशन देख रहा था, तो तभी तो ये रखिए, आप लोगों के आने से पहले सब बता चुका था। अच्छा बता चुका, अब्बू से ज़्यादा अम्मा ने मारा। देखिए ये एक और बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि हमारे माशरे में जो बेहतरीन चीजें हैं उनमें से एक है कि दुनिया के किसी लेवल पे भी आप चले जाएं, आप बाप के सामने वही बात कर रहे होते हैं। मुझे याद है आज तक वो दोस्तों के ग्रो होते हैं ना, 15 का एक, 5 का एक, 8 का एक, मैं इंतहाई सोशलाइज किस्म का दोस्त रहा हूँ हमेशा से। अब ये लोग, अब मैं देखता हूँ वो चीजें यहाँ हो रही होती हैं। अच्छा, आपके अब्बा तंग थे वो आपकी उस सोशलाइजेशन से? कभी रात बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो तंग नहीं थे। मैं आपको जो वाकया बता रहा हूँ ना, उसको जब हम पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे। जी जी। मैं एक 5-6 के काफिले के साथ कॉमर्स कॉलेज के दोस्तों के साथ आया, कुछ 7 घंटे गुजारने के बाद उसके बाद एक और काफिला मेरा खड़ा हुआ गाड़ियों में इंतजार कर रहा था। तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल जॉब था ये कि यार मैं अंदर जाऊँ और फिर बाहर आके इस ग्रुप को ज्वाइन करके कहीं जिम खाना जाना था, पता नहीं कहाँ जाना। तो वो दोस्तों ने कहा कि तुम थे हम तो 2 घंटे से इंतजार करें। मैंने कहा यार मैं वहाँ था। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से में उस सूट पहने हुए बाहर टहल रहे थे, हम तो छुप गए, अब तुम्हारा क्या होगा हमें नहीं पता। उन्हें कहीं जाना था, उनकी गाड़ी भी मैं ले गया था। खैर मैं अंदर गया और मैंने जाके कुछ ऐसे शो किया जैसे मैं सो के उठ के आ रहा हूँ, और मैंने कहा मुझे ब्रश करना है, मुझे करना है। इंतहाई एक्टर था बचपन से, तो वो मैं जाके वो खामोश मुझे खड़े देखते रहे ना, मुझे कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। हाथ में सिगार था उनके, वो सिगार उन्होंने फेंका, मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई कि वो फेंका है, उन्होंने कुछ फेंका है। वहाँ से मैं थोड़ा सा अलर्ट हुआ। रूह कांपी? कैजुअली रूह अभी नहीं कांपी, मैं अपनी टेक्निकल चीज़ों में था ना कि मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। वो टॉम एंड जेरी जहन में रखें आप, घर में ऐसे ही होता है सब कुछ। तो मैं उनके सामने से गुजर रहा था, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ हो यहाँ मामलात कर पड़े, तो मेरे कदम तेज हो गए। तेज गुजरा, और जब तक मैं आखिरी दरवाजे तक पहुंचा हूँ जो एग्जिट डोर होता है, तब तक 1-2 आवाजें मुझे आ चुकी थी। ये वो बहुत मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। वो आप लोगों ने खुद इमेजिन करना है। बहुत से लोग उसको एलियन लैंग्वेज भी कहते हैं, वो आप सोच लें कैसी होगी।
वहां से मैंने वो जो एक हमारा टिपिकल उर्दू का लफ्ज है ना, वहां से मैंने दुड़की लगाई और अब मैं फोकस कर रहा हूँ गेट पर कि मैं गेट तक पहुंचा हूँ, निकल रहा हूँ, फिर देखा जाएगा। और मैं भागता हुआ गेट से निकल गया। अब गेट से मैं निकला हूँ और इधर वो गाड़ी खड़ी है जहां मुझे जाके बैठना है। तो गेट खुला और मैं निकला, और जब मैं गेट से लेफ्ट मुड़ रहा था तो पीछे से एक एस्ट्रे उड़ती हुई आई, लोहे की। ये मंजर सबने देखा, और वो सामने वाले घर की जो ग्रिल थी उससे टंग करके टकराई है। देन आई रियलाइज कि मैं किस चीज से बचाऊंगी, सर पे लगती तो होता क्या। खैर मेरी स्पीड और तेज हो गई, मैं भागता हुआ गया, मगर इस मंजर को देखने के बाद गाड़ी गायब हो गई। चार पांच दरवाजे बंद होने की आवाजें आई मुझे, और दोस्त गायब हो गए, मैं अकेला खड़ा हूँ और वहाँ डैडी खड़े हुए। उसके बाद 2 शेरों का मुकाबला था, उधर डैडी खड़े हुए थे, इधर मैं खड़ा हुआ था। और फिर जब वो करीब आने लगे तो मैंने एक दुड़की और लगाई और मैं भाग गया वहाँ से। अच्छा, क्या बात है, किस्सा सुना है ना ये, इसमें सिर्फ मैं एक बस इजाफा करना चाहूंगा कि जो कह रहे हैं ना कि मैं आया और मेरे दोस्त 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, ये उस जमाने की बात बता रहे हैं जब मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे। जब मोबाइल फोन आ गए, और उस वक्त के दोस्त क्या करते थे, आवाजें मारते थे बाहर से? नहीं, मोबाइल फोन आ गए के दोस्त सिर्फ बदनाम करते हैं वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़ा अरसा हो गया उनसे मुलाकात हुई, जाफर रज़वी साहब, वो यूके में हो। जाफर अभी आके गया है। हाँ, तो वो बड़े जय्यद साफ़ी हैं, बड़े जय्यद साफ़ी हैं, BBC लंदन में। हाँ, तो हमारा बड़ा मोहब्बत का उनसे रिश्ता, पता नहीं हमारी मत मारी गए, हम दोनों ने तय किया कि हमें नदीम जाफरी साहब से मिलना है। हम इनके घर चले गए। हाँ, मैं बस करीब ही हूँ, पहुँचे, आ जाए। अब मैं और जाफर रज़वी हम दोनों इनके दौलत कदे के बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं, और जाफरी साहब कभी फ़ोन उठा रहे हैं, कभी नहीं है। बस मैं वो फलां सड़क, फलां चौक, आदमी एयरपोर्ट से पैदल आ जाए जितनी देर में, जो है ना, ये भाई बराबर वाली गली से आए, हम दोनों वहाँ बैठे। फिर जो हमने इनकी तवाज़ो की वो एक अलग बात है। वो तो मुझे, और आप यकीन जी, मैं आज भी यही किया। जी बिल्कुल, आज ही उन्होंने किया है। तो बाकी अब मुझे बताएं, आपके बच्चों में लाडला कौन है, मुझे बताएं। मेरे बच्चों में 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनमें से आपका लाडला कौन है? लाडले बच्चे मेरे कहते हैं यही लाडले हैं। हाँ, अम्मी पे तो इल्जाम है। बारी हमारी भी आएगी बॉस। इनका प्यार का नाम हमारे ग्रुप में लाडला ही है। इन्हें कोई फैसल नहीं लिखता व्हाट्सएप पे। अभी मैंने फारूक लानिया को क्या लिखा है, मैंने कहा लाडला एंड आई एम ऑन द शो, इफ यू वांट टू वॉच योर फ्रेंड्स टुगेदर तो वॉच ये नाम फारूक हसन ने दिया। जी। और अब वो जो नाम है ना, वो ट्रैवल जरा हो गया है, वो चला गया है, वो बेटे को चला गया मेरे, वो अबू से। अच्छा, वो मुझे बताएं, आपको बचपन में इनकी सबसे बुरी चीज क्या लगती थी? बुरी बता देता हूँ मैं। बता दें, वो बता दें। ये हमारे साहबजादे हैं, तो इनका मसला ये है कि कोई बात इनसे कहो तो अच्छा देखता हूँ। जी, एक अहम जुमला है। हाँ अबू, आपका मेरा दुख साझा। अच्छा देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा रिपीट कर, हाँ करता हूँ। फिर टाइम निकल गया, तो मैं वो काम जो है ना खुद ही कर देता हूँ। वाकई ये बात, ये बहुत क्या हाल है आपके, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस शो में? बहुत इज्जत अफजाई में बड़ी खुशी है। यकीन माने, आज शो में ना, मतलब अम्मी भी डरी हुई थी और फैसल भी डरे हुए थे कि भाई अब्बू तो है ना, वो तो ब्लंट है, कह देंगे। मैंने कहा यही बस शो है कि आज कुछ लोगों को जहाँ गम होता है वहाँ कुछ लोग खुश होते हैं। उनमें से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी भी, अच्छा, मेरी इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी हैं। एक ही पूछी थी अब्बू। अच्छा, जो मुझ में है इनमें नहीं है, वो ये है कि मैं कोई भी फैसला ना फौरन कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ वही जुमला, मगर सोचते हैं, फिर अपने 2-3 दोस्तों से मशवरा करते हैं कि ये वो फलाना ढिमकाना। आपको पता है हर दोस्त जो ना कोई नया मशवरा देगा, मशवरा मुफ्त है यहाँ पर, सही बात है, तो वो मशवरा देगा, और मैं इनको ये भी शिकवा है कि मैं इनसे मशवरा नहीं करता। वो इस वजह से आपको होता है वो देर चीजें मशवरा मैं नहीं करता ना, क्योंकि मैं फैसला उसी वक्त कर लेता हूँ। और ये हमने सीखा अपनी ज़िंदगी से जो हमने गुजारी है मार्केटिंग के शोबे में, और अपने मालकान से जो मेरे बहुत अच्छे, अभी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं मुझे। और एक हैं हमारे, इंतकाल हो गया सदरुल्लाह खानी साहब का, वो बहुत शफीक, बहुत
अच्छे, और एक हमारे इस वक्त जो हैं दिलावर खान, जहाँ से मैं रिटायर हो गया हूँ उनकी कंपनी से, वो इस वक्त फाटा में जो है वो फाटा ग्रुप के चेयरमैन भी है और नाम भी है सेनेट में उनका। तो वो बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। अब्बू के जो दो एम्प्लॉयर्स हैं, हाँ। वो मेरे सेनेट में कलीग्स हैं। अच्छा, और वहाँ तकरीबन सिगरेट वाले जो है ना 4-5 हैं सेनेट में, वो जो मुझे सब जानते हैं अच्छी तरह, और इनको बड़ा वेलकम किया सेनेट में जब ये गए कि आप सदवाई साहब के बेटे हैं, आइए। अच्छा, यहाँ पे आपको बड़ा एज मिल गया। सब मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा आपको फैसल पे, मतलब गुस्से का तो पूछ लिया आपने, क्या बुरी चीज़ लगती, सबसे ज़्यादा आपको फ़ख्र कब हुआ था जब फैसल के हवाले से? फ़ख्र जो है, मैं सिर्फ जो ना इस चीज़ को फ़ख्र करता ही नहीं मैं किसी से, लेकिन कभी फ़ख्र नहीं किया कभी, क्योंकि मैं बड़ा, मेरा जो मतलब सिलसिला है, जो मेरा लोगों के साथ बैठा हूँ तो बहुत बड़े बड़े लोग, हाँ, वो तो गुरूर में आ गए। लेकिन अब जब सबसे ज्यादा खुश हुए फैसल की किसी कामयाबी से, तो वो कौन सा लम्हा था? वो जब ये इंटर में जो है ना बहुत अच्छे नंबर लिए थे, बहुत खुश हुआ था मैं। 3rd पोजीशन आई थी मेरी कॉलेज में। और उसके अलावा भी मैं इनको साइकिल का बड़ा शौक था, तो ये मैट्रिक से इन्होंने कहा कि अबू मुझे साइकिल चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पास हो जाओ, दिला दूंगा। पास हो गए, फिर मैंने आगे बढ़ा दिया इनको, अच्छा ठीक है, फर्स्ट ईयर कर लोगे तो दिला दूंगा। अच्छा, हाँ तो ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा नहीं, दिला दूंगा, तो नंबर तो लाओ। अच्छा, इंटरमीडिएट में पीने के बहुत अच्छे नंबर थे। उसके बाद जो है मैंने इनको साइकिल तो दिलाई, तो ये साइकिल पे लेके ये गए ट्यूशन, और वहाँ गिर गए साइकिल पे, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, हाथ में लगी, घुटने फूट गए। उसके बाद जो है इन्होंने साइकिल को जो है उठा के रख दिया, और इनके छोटे भाई ने साइकिल चलाई, इन्होंने नहीं चलाई। नहीं चलाई, इसीलिए आपने साइकिल को इंतखाबी निशान नहीं रखा। और इसके अलावा आप ये देखें कि इन्होंने गाड़ी भी कभी नहीं चलाई, और मैंने इनसे कहा भी कि सीख लो, इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी गाड़ी होगी तो चलाऊंगा, और ड्राइवर चलाएगा और मैं बैठूंगा। ये इनके बचपन की बातें बता रहा हूँ। हाँ, फिर ऐसे ही हुआ। फिर ऐसा ही हुआ। तो फैसल, आपको गाड़ी चलाना किसने सिखाई, आप जो चलाते हैं? आपने सिखाई। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह जी। और यकीन माने, वैसे कोई आपको गाड़ी जब सिखा रहा होता है तो वो आपको डांटता है ना? मुझे मेरे साथ अल्लाह मैंने मुझे वो दिन नहीं दिखाया, मैं जिस बंदे को सिखा रही थी वो मुझे डांट रहा था। ये क्या सिखा रही था? क्या सिखा रही हो? मैं ये क्या कर दिया? ये कैसी डांट? ये ना करो, बस चुप। यार मेरे मौला, या अल्लाह गाड़ी सीख जाए। मैंने इनको गाड़ी चलाते हुए कभी नहीं मैं यहाँ नहीं चला, देखा ही नहीं मैं। भाई किसी को लाना जाना हो तो हमारे दोस्त तो सबसे ज्यादा लाडले हैं। हाँ। वो यही कहते हैं भाई हम तो गाड़ी चलाते नहीं, उनमें से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आलियान पैदा हुआ था, जो बड़ा बड़ा, तो आपकी इस वक्त क्या फीलिंग थी? अरे क्या सवाल आपने पूछ लिया। मैं आलियान को वो जो लेबर रूम से लेके नर्स जा रही थी आगे वार्ड में, तो मैं उसके दरमियान में खड़ा हुआ था। पहला बेटा गोद में जब आया तो मैंने गोद में लिया जब उसको, और इसने ऐसे आंखें खोली हैं। तो जब उसने आंखें खोली हैं तो मुझे ऐसा लगा, 100% मुझे ऐसा लगा हमारी कोई बातचीत हो रही है। वाह। और 100% जैसे उसने ऐसे बोला, वहाँ क्या हुआ, ऐसे नहीं जैसे कोई बात होती है। और मैं इससे बात करने लगा। मैंने कहा आ गए तुम, देखो कितना मजा आ रहा है, ये दिस इज दुनिया, ये वो अजीब, पता नहीं नर्स कह रही है छोड़े जाने दे, सब जज्बाती होते हैं, आप जरा आराम करें। मैंने कहा नहीं मुझे बात करने दो। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग। अच्छा, दोनों के साथ हुआ ये, और मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ कि जब वो पैदा होकर मेरे हाथ में आए पहली मरतबा, तो मैंने उनसे बात की, क्योंकि मेरा मानना यह है, जितनी तालीम इल्म हासिल किया आज तक, कि वो बात आप उस मीडियम में नहीं समझते बच्चे, आप समझ रहे होते, वो लैंग्वेज समझेगा, बट वो बात का मफहूम और एक्सप्रेशन जो है ना वो समझ रहे होते हैं, और वो माँ के पेट से शुरू हो जाता है। तो मैं तो जब ये वहाँ थे उस जगह पर, तब भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करता था। आलियान क्योंकि सबसे बड़े, इन्होंने फैमिली का सारा जो इर्तिगा है, जो प्रोसेस है, उसको सबसे ज़्यादा जज्ब जो करता है वो बड़ा बच्चा करता है। तो इनसे आज मेरी दोस्ती का लेवल ये है कि मेरे ख्याल में मेरे बेस्ट फ्रेंड, स्माइल चेक कर ले जरा। हाँ, आप इससे कोई सवाल पूछें और मैं चाहूँगा कि खुल के जवाब दे, मज़ा आएगा। हाँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी यही है,
और मेरे असिस्टेंट भी यही है। अभी मैंने हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ का सिलसिला शुरू किया है कुछ साल पहले, उसमें पूरे प्रोजेक्ट्स जो है वो ये देखता है। और मैं बस इसको, हाँ, तालीम इसकी डिस्टर्ब ना हो, इस बात को मलूज़ खातिर रखता हूँ कि कोचिंग सेंटर जाना या कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी आना वो ना हो। तो इसकी जो फ्री डेज है उसमें आए समझ लें मेरी कंपनी को हेड ये करता है। अच्छा मुझे बताएं आलियान, अब्बा से बात मनवाना आसान है और ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जिसमें पता हो कि यार ये तो अब्बा नहीं मानेंगे? नहीं, बाबा मान जाते हैं। मान जाते थोड़ा सा मनाना पड़ता है, खुद पैर दबाने लग गया, मान जाते हैं। आंसू तो नहीं वो बहाने पड़ते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते? नहीं। वो घर में कौन करता है? बोल रहा है? हाँ सारे इमोशनल टैक्टिक्स आते हैं तुम लोगों को बेटे। हाँ मैं ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। हाँ, एक ऐसी बात लाई जाती है, हाँ। जब कोई बात में नहीं मान रहा होता तो इनका टॉर्पीडो मिसाइल कौन है? वो छोटी बेटी जो मेरी है। देखा ये यहाँ बेटी उसको लॉन्च किया जाता है और वो आके ना ऐसी कोई बात करेगी कि आप इमोशनल हो ही जाएंगे। आपको पता है ना मैं बहुत छोटी हूँ और मेरा इस घर में ख्याल कोई नहीं करता। यहाँ से शुरू होती है वो। और सिखाता उसको ये असल में हमारे स्क्रिप्ट राइटर है ये। मैं सिर्फ एक डमी हूँ, बाप घर का ये है। ये खामोश जो बैठा हुआ है, सीरियसली ही डिसाइड्स, ही प्लान्स। ये पीछे ये मिडिल चाइल्ड जो होते हैं ना इतने सीधे नहीं होते, इनको चीजें घुमानी आती हैं सही तरीके से। तो मुझे ये बताओ कि घर में आपको अब्बा से ज्यादा डांट पड़ती है, अम्मा से ज्यादा डांट पड़ती है? ज़्यादा अब्बा से जो पड़ती है वो वैलिड पड़ती है। वैलिड पड़ती है? ये वैलिड कौन सी बात है? ऐसी क्या चीजें करते हो? वैलिड होती है अम्मा जैसे एक बात है कि गाड़ियाँ जो होती हैं अगर मार दी, मैं से गाड़ी में चलाता हूँ, मेरी उम्र थोड़ी छोटी है, बाबा कहते हैं जाओ चलाओ, कोई बात नहीं, सीखो, सीखने की उम्र है, सीखो जो सीखना है। गाड़ी चलाई, मार दी, कोई बात नहीं। हाथ बाबा कभी नहीं मारते ही नहीं है गाड़ी ठोकने पे, कभी कुछ नहीं करता। बोलते हैं अच्छा यार वैसे ये जो तुमने ठोकी है ना ये थोड़ी गलत ठोकी है, थोड़ा और ऊपर करके ही चलाते तो सही हो जाती है। थोड़ी ठोकते तुम नहीं, लेकिन चलो बनवा लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बेटा बस अभी मत चलाओ गाड़ी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। हाँ, और कि किसी को ठोकना नहीं। हाँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक आ रही जनाब, और ब्रेक सही वक्त पे लगना बहुत ज़रूरी है ऐसे ही शो में। ब्रेक सही टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा, वैसे तो है मदिहा के साथ, लेकिन आज सुबह का समा मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली के साथ है। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम शो करें, हम माओ और बेटों के रिलेशनशिप के हवाले से बात करते हैं, हम बाप और बेटी के रिलेशनशिप के हवाले से बात करते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप जिस पर हम ज़रा बात नहीं करते जो कि बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, वो है बाप और बेटे का। और जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि एक बड़ा खूबसूरत लम्हा ज़िंदगी में आता है जब आपके बेटे का कद आपसे भी लंबा हो जाता है, तो उस वक्त जो है ना फिर इंसान और ज़रा फ़ख्र से चलता है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है। सो अब मुझे ये बताएं, जब फैसल जब ये बड़े हो रहे थे और उसके बाद वो जब टाइम जब इनका कद आपसे भी लंबा हो गया, तो वो कैसा टाइम था जब आपने देखा कि मेरा बेटा माशाल्लाह से जवान हो रहा है? जाहिर है हर बाप को खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी होती है इनको देख के। ऐसा नहीं है, प्यार मैं बहुत करता हूँ इनसे, मगर जाहिर नहीं करता। हाँ ये बड़ा मसला है। हाँ ये और दोनों बेटे मेरे और मेरी बेटी वो मेरी ड्रेसिंग के बारे में बड़ा तबसरा करते हैं। आपको पता है आपकी ये तबसरा जो है हमारे दोस्तों में भी बहुत होता है। ड्रेसिंग के बारे में बहुत तबसरा करते हैं और बास टाइम तो ऐसा होता है, ये कहते हैं अबू खुदा के वास्ते ये ना पहने आप। ये इनको बहुत मसला है बाकी। हाँ तो ये मसला है। सुबह भी मैं बताऊं, मैं चाल थी, मैंने अबू से कहा अबू आपका मुझे वो सूट बहुत अच्छा लगता है, आप वो पहन कर आइएगा। इन लोगों ने पता नहीं क्यों कह रही है अबू कोई आप सुबह सुबह कौन सूट पहनते हैं। अम्मी भी जो मेरी सास है कि नहीं कुर्ता पजामा पहन के जाएं, तो फिर अबू कुर्ता पजामा। हुआ यही ना, वो सूट मैंने तैयार करके आपकी फरमाइश पे शर्ट सब कर ली थी, शूज तैयार थे। फिर फोन आ गया फैसल का कि अबू ऐसा करें आप कुर्ता पजामा पहन के आए प्लीज। ये देखें फिर मैंने कुर्ता पजामा एक निकाला और उसको इनको भेजी फोटो शूज की, कुर्ते पजामे की। इन्होंने फिर वहाँ से भी इन्होंने गुड लिखा ना, मैंने कहा चलो हो गई अप्रूवल। तो ये बात है। मगर ये इनकी खूबी बहुत पसंद है मुझे, जब ये तैयार होके घर से
निकलने लगते हैं और मैं घर में मौजूद होता हूँ, तो फिर ये इंटर होते हैं और कमेंट्स लेते हैं मुझसे कि अबू ठीक है, तो फिर मैं इनको कहता हूँ हाँ ठीक है, अगर कोई कमी बेशी होती है तो बता देता हूँ, शर्ट चेंज कर ले, ये कर ले आप। क्या कहें? आप मुझे बताएं यहाँ से आपको क्या मसला है, आप क्यों उनके कपड़े चेंज करवाने पे तुले हुए होते हैं? नहीं, कि अबू ये येलो कलर की कमीज नहीं पहनी है, ऑरेंज नहीं पहनी, फलानी, क्या मसला है आपको? रंगों से दुश्मनी है आपकी? नहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो अब शादी के बाद जो है मदिया आपके साथ इसने कलर पहनना शुरू किए हैं। जी जी, वो एक मेरे पास ऑरेंज शार्प कलर जी, तो काफी चेंज आया है, तो वरना मैं हमेशा से शार्प कलर पहनता हूँ। और खूबसूरत कलर। हाँ, जाहिर सी बात है, हमारा सेल्स मार्केटिंग का शोबा है, तो लोग आते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। बच्चे जो है ना ऐसे करेंगे, इशारे करेंगे आंखों से, आई कैन रिलेट टू दिस। बेटी अगर होगी तो वो भाइयों को, तो उनको ये अबू मैं सोच रही है कि बड़े होके जाहिर नहीं, अगर मेरे साथ ये करना शुरू किया तो मैं तो पंजाबी मैंने तो लगानी उसको चुमाटे कि खबरदार माँ की ड्रेसिंग का मजाक उड़ाता है। ये बच्चे आपको बताते हैं आपने क्या पहनना है? मैं भी यही बोलने वाला था कि ये जो प्रोसेस है शुरू कहाँ से होता है? जी। व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग, ये दोनों मेरे कंसल्टेंट्स हैं मेरी ड्रेसिंग के बारे में। ये सबसे खतरनाक आदमी है, ये कोई ऐसा जुमला फेंक के चला जाएगा कि मैं वो कपड़े ही बदल लेता हूँ। ये ऐसा कोई खतरनाक कुछ जहरीला जुमला बोलता हुआ चला जाएगा, इससे मेरे ज़हन में एक पिक्चर बनती है, कहता हूँ यार अल्लाह ये तो और वो बड़ा वाइज डिसाइड करता है। हाँ। ये दोनों मेरे कंसल्टेंट। अली क्या मसला है बेटा कि तुम अपने अब्बा को किन रंगों में देखना चाहते हो? तुम अपने अब्बा को किन कपड़ों में? मुझे बताओ, अब्बा के बालों पे तो तुम्हें कोई मसला नहीं है? नहीं, बाल ही अच्छे लगते हैं। बाल ही अच्छे लगते हैं, बाल ही अच्छे लगते हैं। तो और क्या चाहते हो? अब्बू में क्या कुछ तुम्हारे अब्बा में चेंजेस आए? चेंजेस नहीं है, बस सूटिंग जो है ना इनकी वो भी बहुत अच्छी है, मतलब जैसे डिसेंट कपड़े पहन। क्या चीज़ें लगता है कि अब्बा को क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? इनको जैसे भी पहने में बिल्कुल डिसेंट कपड़े वैसे पहनने चाहिए, इसमें अच्छे लगते हैं। आपने अब्बा को इंडिसेंट कपड़ों, हमने आपके अब्बा के साथ सड़कों पे बटर गश्त की हुई है, तो मैं याददाश्त तो नहीं, हम तो जलसे जुलूसों में, लड़कपन में, जवानी में कैसे थे ये? कैसे थे ये? लड़कपन में कैसे थे उस वक्त तो मैं इनको इतना करीब से नहीं जानता था। मुझे वो याद है यतागान जब था ये और फखर, तो क्या कमाल थे ये लोग। अब जो नाम आ गया है उसकी वो कहते हैं ना, एक विंडो खुलती है उससे 25 विंडोज खुल जाती है। फखर आलम का नाम आ गया ना, बहुत सारे किस्से निकल आएंगे। ये मुझे लगता है कि एक दिन ना मैं इन सबको बुलाऊं और बिठाऊं, इनके किस्से जो है ना, ये मैं चाहूंगी मैं लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत अच्छा शो होगा, मैं आपको टीम सुन ले दूंगा कि अगर आप इन हम रिकॉर्ड कर कॉमन फ्रेंड्स में से किसी एक को भी बुला लेंगे तो उस शो में आपको जो है ना वो बोलने की जरूरत पड़ जाएगी। और मुझे यकीन माने, मुझे पता है एक जमाने में हमने क्रिकेट की ट्रांसमिशन एक चैनल के ऊपर, फखर वाज अमंग्स द होस्ट, नदीम वाज देयर, आई वाज देयर, फरहान गौहर उसमें, आमिर मतलब वो तूफानी बदतमीजी था। ट्रांसमिशन में कोई बात नहीं, हम भी तूफानी बदतमीजी करने के बिल्कुल तैयार है। जहाँ तक मुझे याद पड़ा है, फैसल, हैदर, ये 3-4 और दोस्त हमारे कहने लगे कुर्ता पजामा पहनो और मुशायरे में चलो। मैंने कहा ये क्या बात हो रही है भाई? अच्छा मैं शॉर्ट्स वाला आदमी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हम अपना कोई पैंट जीन्स पहन लेंगे। नहीं, कुर्ता पजामा पहनो। और अंजुमन सादात अमरोहा क्लब में मुशायरा था, वहाँ मुझे पकड़ के लगे पजामा कुर्ता पहनवा के। अब मैं उस वक्त तक, अब तो खैर मैं लिखता हूँ माशाल्लाह, शायरी का मिजाज है, वाले साहब भी शायर थे, लिखते थे। उस वक्त ऐसा कोई आमेजिश नहीं थी मिजाज में मेरे, और मैं इंतहाई कुर्ता पजामा पहना हुआ सामने, और पूरी पता नहीं दुनिया भर से शायर आए हुए थे, अब्बास ताबिश भाई लाहौर से, पता नहीं कौन कौन, और हमें इनके साथ आके फ्रंट कुर्सी पे बिठाया गया भाई कि वो मेहमान खुसूसियान। अब मैं पूरे प्लान में था कि इस मुशायरे के साथ मैंने कुछ अच्छा नहीं करना, और मैं हर शायर को वाह वाह कर रहा था। उसके बाद मुझे लगा यार ये तो बहुत सीरियस माहौल है, अच्छी शायरी हो रही है यहाँ पर, कुछ सुनना चाहिए। तो वो मेरा पहला मुशायरा था जो पैजामा कुर्ता पहन के मैंने इनकी वजह से सुना, ये ले गए थे मुझे। हाँ, वैसे मैं भी जो मुशायरे पे गई वो भी इनकी तवज्जो से गई हूँ। अच्छा, क्योंकि हम शो के अपने इख्तिताम की तरफ भी आ रहे हैं, तो अब्बू कोई एक ऐसी चीज़ फैसल के बारे में जो आपने कभी फैसल से ना कही हो, और मेरे तवज्जो से आप फैसल को, मेरे शो के तवज्जो से फैसल को कहना चाहें? फैसल से कभी भी कोई बात मैंने ऐसी नहीं कही, और कोई मशवरा भी नहीं दिया। मैं अपनी खुशी को ज़रा देर से जाहिर करता हूँ, अंदर रहती है वो, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, होता है बाप बेटों का, मगर ये बड़े अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं,
और बहुत हर एक से प्यार करते हैं, ऐसी नहीं, बिल्कुल हर एक से। दोस्तों का बहुत बड़ा इनका हल्का है, वाब है पूरे पाकिस्तान में। और हम अमेरिका भी गए और की बातें बहुत पसंद है मुझे। खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते एक बच्चा आ गया के बराबर, फैसल भाई एक सेल्फी। इन्होंने खाना छोड़ दिया, सेल्फी बनवा रहे हैं। तो ये बातें इनकी बहुत पसंद है। ये किसी को जो ना, किसी को भी जो भी चाहने वाला है वैसे नाराज नहीं करते। और एक चीज़ जो विरसे में मेरी तरफ से मिली है, जो मैं दुआ करके आया था हज पर भी, 2 दुआएं की थी मैंने कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा कर दे जो मेरे पास आए ना उसका मसला हल कर दूं, जिस काबिल भी हो उतना कर दूं मैं। और 92 में मैंने हज किया और आने के बाद मेरी ज़िंदगी ने बदलना शुरू कर दिया। और ये इनमें जरासीम है, इनके पास कोई भी आ जाता है, कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदार हो, ज़रूरी नहीं है कि मोहल्ले वाला हो, कोई भी गैर आदमी भी है कि ये इस मामले में ये बिल्कुल मुझ पे गए हैं, मुट्ठी बंद करते हैं और उसका मसला हल कर देते हैं। फैसल, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने अब्बू से कभी ना कही हो, मैं मेरे शो में अब कहनी हाजिर सच्चे साबित होना है कि कोई ऐसी चीज़ अब्बू से ना कही हो? नहीं, वही कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, अब्बू मशवरों में मुझसे ले लिया कर ले मशवरा। He is very sensitive, देखा आपने, अभी तक मशवरे वाली बात में फंसे हुए हैं। आलियान, कोई एक ऐसी बात जो कभी आपने बाबा से ना कही हो और आप आज लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने, पूरी दुनिया के सामने करना चाहते हैं, वो क्या है? नहीं, मैंने बाबा से सारी बात कर लेता हूँ। मतलब मेरे शो के लिए भी कोई कर लो, सारी बातें नहीं पता कोई बात मेरे शो में यार, भी आना है। कोई ऐसी बात बताओ कि कितनी प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो, कोई ऐसी चीज़ दिल में, कोई ऐसा ख्वाब बाबा को लेके? बस ये कि आई ऑलवेज वांट टू सी हिम शाइनिंग, माशाल्लाह। और ऐसे ही रहें, ऐसे रहें, ऐसे बस। बालों का हेयर स्टाइल भी ऐसा ही हो? बिल्कुल सेम ऐसे ही। मैं 30 साल बाद भी बाबा को ऐसे ही देखना चाहता हूँ। 30 तकरीबन 30 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ आपके बाबा को। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा जी, और अली, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि बाबा जैसे हैं बस वैसे ही रहें। जितनी बाबा की उम्र हो कॉपी जाए पेस्ट कर दिया उसने। बदले ना, बस ऐसे ही रहें। बस ऐसे ही रहें। अच्छा, और हम सब वाकई चाहते हैं कि हमारे जो फादर्स हैं, हमारे बाप हैं, ये कभी बूढ़े ना हों। सबसे मुश्किल होता है, देखिए हम तो एज कर रहे हैं, हम तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन द हार्डेस्ट थिंग टू वॉच इज़ जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे होते हैं और आपने हमेशा अपने बाप को इतना स्ट्रॉन्ग देखा होता है, तो जब आप देख रहे होते हैं कि वही बाप उसको काम करते हुए जब उसकी सांस फूलने लगे और जब वो आपका बाप उसको बोले कि बेटा मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, जब उसकी दाढ़ी में सफ़ेदी आने लग जाए वो टाइम, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में जब वो चीज़ें भूलने लग जाएँ, वो टाइम वैसे बड़ा तकलीफ दे होता है। आपके वालिद अगर आपके घर में हैं तो उनको ज़रूर हक़ कीजिए, उनको प्यार कीजिए, अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे। और जो इस दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह पाक उनको रसूल पाक के साए में हमेशा उस जहान में जहाँ पर हम सब ने जाना, उनको हमेशा वहाँ शाद आबाद रखे। और फैसल साहब जो हैं, क्योंकि आज मेरी टीम ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ जो है वो मुझे तो उस वक्त समझ में नहीं आई थी कि आज क्यों जी के मेरे हस्बैंड और अब्बू को बुलाया गया है, तो उसकी एक रीज़न थी जी। आज अब्बू, मैं चाहती हूँ आप भी आ जाए। क्या बात है, थैंक यू, थैंक्स टू माय टीम। आज अब्बू आ जाए। अच्छा जी, आइए जनाब। केक के ऊपर तो कुछ लिखा आपके भी लिए हुआ है, आज ही शायरी भी है इसके ऊपर, तो जरा पढ़ के मैं पढ़ लूँगा। हाँ अच्छा, हाँ आ जाए। आ जाते। हाँ, अमजद इस्लाम जद की बहुत खूबसूरत नज़्म है। तो वो उसकी चंद मिसरे के, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, वाह, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, इलाही आमीन। तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। क्या तो आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो जनाब, जीती रहिए। ये आपने काटा। जी मैं ज़रा दिखाना चाहूँगी अपनी कि ये एक्चुअली मेरी टीम ने, थैंक यू सो मच टू माय टीम क्या बात है भाई। कि उन्होंने एक्चुअली जो है वो केक पे ये लिखवाया है।
और जनाब लेडी क्राफ्ट किचन का भी शुक्रिया कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त और क्यूट केक जो है वो बना के हाँ, ये भेजा है। मेरी कारगुजारी नहीं है, मैं इतना कोई रोमानवी आदमी नहीं हूँ। हाँ, तो लेकिन कोई मेरी बर्थडे बहुत अच्छा किया जी। नहीं, मुझे पूरे इतराज़ है अच्छा, जुमले पर। आ जाइए। मुझे कुछ कहना चाहें, विश करना चाहें? जी मैं ये सब कह दिया ना आपको, आप खुश रहिए, जीती रहिए, हंसते अबू मुस्कुराते अबू रहिए। छोड़े मेरे अबू, आप मेरे बारे में कोई एक अच्छी बात कही अबू। आपके बारे में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। हाय, थैंक यू। आप भी कुछ कहना? जी मैं अब्बू के ख्यालात से मुत्तफिक हूँ। मैं वही तुम लोग की तरह कॉपी पेस्ट तुम लोग की तरह देखो कॉपी पेस्ट। मगर मैं आपके बारे में बात कहना चाहता हूँ। आपकी एंटिटी हमारे बिजनेस के अंदर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर अस। सेंसिबल, प्रॉम्प्ट एंड इंस्पायरिंग। व्हाट अ होस्ट यू आर। चले जी, कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट, क्योंकि आपने खुद इतने शोज होस्ट किए हुए हैं। और मैं कहूँ जो बंदा बच्चों के शोज कमाल होस्ट करे ना, उससे बेहतरीन होस्ट कोई नहीं है, क्योंकि बच्चों से डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच माई टीम। एंड नूर, मैं कहती हूँ आ जाओ पास, आ जाओ अब्दुलरहमान, आ जाओ जो नजर आ जाए। बाकी फरीहा, रेहान भाई ये ऊपर हैं, असलान भाई ऊपर है, अली अब्बास भाई ऊपर हैं, तो जितने भी लोग ऊपर हैं ऊपर, और बाकी मेरी फैमिली के, यानी जो मेरी टीवी की फैमिली के 2 लोग इधर हैं। चले जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है यही मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मदीहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। और ये मेरे भतीजे, आ जाओ भाई, आप तमाम तो लोगों का बहुत शुक्रिया। ये मेरा एक घर है, ये मेरा जो शो है, यहाँ पर हम अपना इतना टाइम गुजारते हैं, हमारे इतने ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट लम्हे आते हैं, हम उनको इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि आपके साथ हमारा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हम यहाँ पर हैं। आप लोगों को अल्लाह पाक शादाबाद रखे, आपके दिल में हमारी मोहब्बत रहे, ताकि हम इस रिश्ते के थ्रू जो है ये सिलसिला चलाते रहें। थैंक यू सो मच जी। इसने तुम्हारे लिए हिस्सा ही नहीं छोड़ा, इसने हमारे लिए हिस्सा ही नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी टीम ने मुझे यहाँ पे एक और थैंक यू सो मच भाई, ये आलियान। और मैं चाहती हूँ आप अपना कोई हमें पुराना गाना ही सुना दे, अगर आए ही है तो। सुनो जी। आई डेडिकेट दिस सॉन्ग फ्रॉम फैसल टू माय भाभी टू मदीहा। चल आपकी इजाजत से। हाँ बिल्कुल। आप लोग मेरे साथ गाएंगे? जी जी। माइक उनके लिए भी हो सकता है। सुनो मेरे दिल की सदा, देखो मेरी आंखों में है प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, देखो मेरा दिल है बेकरार, सोचो है इतना प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, दिल में अल्फाजों को कैसे चुनूं और कैसे कहूँ, लफ्जों को अपने होंठों पर लाना चाहूं और ला ना सकूं, बस मुझको है इंतजार कि मैं तुमसे कह सकूं एक बार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा